नमस्ते, आपका स्वागत है दी लालन टॉप में। आज हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट जुड़े हैं। NCR डेज टाइमलाइनर्स की तरफ से एक नई सीरीज आ रही है 19 जुलाई को, ट्यूसडे, आने वाला जो ट्यूसडे है, तो तब आप देख सकेंगे। बट उससे पहले बात करेंगे इन सारे एक्टर्स के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, बिहाइंड द सीन्स क्या कुछ हुआ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल ऑफ दैट। वेलकम, आपका स्वागत है लालन टॉप स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम सब बहुत नर्वस है, इकट्ठे नर्वस एनर्जी है, बट ठीक है। मैं शुरुआत से हम शुरू करते हैं। आप सबसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। वो एक ऐसे लाइफ चेंजिंग मोमेंट था कि आई एम गोइंग टू बी एन एक्टर, कि ऐसे कुछ और चीज़ें करते करते अलोंग द वे सॉर्ट ऑफ फिगर आउट कर लिया कि ये चल रहा है, ये काम कर रहा है, यही करते हैं। हाँ, मेरा pretty much the second part because ऐसे शायद नहीं लग रही होंगी, but I have always been this girl who used to study a lot. So I've also done GMAT by the way. So yeah, तो मेरे plans थे go abroad, ये वो। अब वो मत बोलना कनाडा because it wasn't Canada, it was USA this time. Me being a Punjabi, you know, people generally think अच्छा इसको कनाडा जाना होगा. No. So I had to go to Punjab, I had to go to USA because my nani stays there, and then ये था प्लान। आई वॉज डूइंग माई GMAT, ऑल ऑफ दैट स्टडीज, एंड बिकॉज मैं पढ़ाई में अच्छी थी, आई वॉज अ मेरिट स्टूडेंट, तो सबको था कि यार ये तो कुछ वैसा सा नाम रोशन करेगी, एंड बिल्कुल उल्टा हुआ। सो आई वेंट विथ माई सिस्टर टू गिव दिस ऑडिशन। इट वॉज फॉर TV कमर्शियल एंड आई बैक्ड इट अप। उससे पहले बताइए, अमेरिका जाते जाते TV कमर्शियल के ऑडिशन में कैसे पहुंच गए आप? हाँ, तो अगेन वो भी एक थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है बिकॉज मैं अपनी सिस्टर के साथ रहने के लिए गई आफ्टर फिनिशिंग माई कोर्स विच वॉज GMAT का कोर्स जो मैंने किया था। मैंने GMAT इतनी बार बोल दिया ना, हाँ। कि फ्लेक्स हो रहा है यहाँ पर, समझे? ये क्यों मतलब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मतलब एक्टर्स स्कोर पूछना पड़ेगा जी। ये हाँ, वो ट्रिकी पार्ट है कि मैंने एग्जाम नहीं दिया बिकॉज उसके लिए अलग से 17,000 खर्च करने थे, जो कि मैंने बचाए हैं इनिशियली बिकॉज एंड देन जब मैंने एक्टर्स बनने के टाइम पे ये लगता है कि यार मुझे करना तो है बट क्या मैं कर पाऊंगी, वो वाला एक जो आता है ना बीच में। सो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे अंदर से तो हमेशा से था, बट देन अपनी सिस्टर को देखते हैं नहीं, मैं नहीं, आई एम नॉट द वन। बट एन एक्टर एंड यू अगेन आई एम, हाँ, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ GMAT ही प्रमोट नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरी सिस्टर भी प्रमोट हो जाएगी। सो इट्स या ऑफ कोर्स शी इज एन एक्टर। आप सबने अगर शेरशाह देखी होगी, सो उसमें जो मोना डार्लिंग प्ले किया है जिसने, शी इज माई रियल सिस्टर, तो शी इज द वन हु स्टार्टेड फर्स्ट एंड देन मैं उसके साथ गई थी। शी टुक मी अलोंग, मैं ऐसे ही घूमते फिरते चली गई एंड देन आई गॉट दिस पार्ट इन दिस नोकिया कमर्शियल एंड आई एम लाइक oh my god, here I am. कौन दे, हाँ, मतलब कौन दे पैसे, कौन जाए अब्रॉड, एंड उसके बाद फालतू अपने कर्जे चुकाए। जब माई नानी ऑल्सो यूज टू टेल मी कि तुमने आना है, ये करना है, वो करना, समवेयर वो रहता था कि यार वहाँ पे जाओगे, उसके बाद अपने रेंट चुकाओगे, फिर साथ साथ में एक और क्लीशे चीज़ चलती है कि वहाँ बच्चों को साथ में जॉब्स भी करनी पड़ती है। तो मुझे ये होता था कि मैं एक तो मैं पढ़ाई करूंगी, ये करूंगी, एंड ऊपर से ये लाइफ, तो इट वाज लाइक इट जस्ट हैपेंड टू मी, बट समवेयर आई वांटेड आल्सो एंड हैपेंड आल्सो। बट आपकी बहन को बोला जाता है देखो तुम्हारी वजह से क्या हो गया, नहीं, मैंने अपने खानदान का नाम हमने इनफैक्ट रोशन ही किया है, लाइक बोथ ऑफ अस, एंड हमने साथ में भी TV कमर्शियल किया है। सो इट्स फॉर लव एंड केयर की अगर मनीष मल्होत्रा के साथ की अगर आपने ऐड देखी होगी, उसमें दोनों रियल सिस्टर्स हैं, लाइक मी एंड माई सिस्टर। सो दैट वाज अ यूनिक एंड फन मोमेंट फॉर अस, एंड इफ यू आर डूइंग गुड स्टफ तो you always feel happy about what step you took in your life. So yeah, that is it. मैं देखो, अगर आप GMAT कर रहे हो, आप कहीं और जा रहे हो, आपकी कोई बहन नहीं है जो इंडस्ट्री में, आपने ऐसे ही नहीं छोड़ना है, प्लान भी होना जरूरी है। Exactly. और हाँ भाई, इंडिया में रहो, be proud, like do stuff in your own country. There's a lot of good stuff you can do here. ये GMAT की इतनी बात हो रही है क्योंकि इस सीरीज के लिए ये एक सेंट्रल किस्म का प्लॉट है। ऑफ कोर्स दोस्ती के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, बट MBA के बारे में भी काफी बात होती है। आप ट्रेलर चेकआउट कर सकते हो। ओके, who's going next? कैसे हुआ एक्टिंग में, हम कैसे हैं? आप मुझसे पूछ रहे हैं? इनकी घर वापसी हो रही है। आप बताना चाहोगे? ये लालन टॉप में काम कर चुके हैं, मेरे सीनियर है यहाँ पर। हाँ, मतलब मैं पहले यहाँ पर इंटर्नशिप कर चुका हूँ और अब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक डिवाइन का 359 बज रहा है मेरे अंदर। पहले लिखता था गली में, अभी लिखता हूँ प्लेन में। वाओ, बताइए कैसा था इंटर्नशिप? कैसा था यार? मतलब इंटर्नशिप, यहाँ का माहौल अब जब मैं देख पा रहा हूँ रेट्रोस्पेक्ट में, तो सही था, बट उस टाइम पे मैं सही नहीं था।
मतलब जब मैं यहाँ पर इंटर्नशिप ज्वाइन किया तब आई वॉज इन मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्लास एंजाइटी में था कॉलेज से निकलने के बाद। तो वो क्लास एंजाइटी में यहाँ पर हर जगह महसूस कर पाता था कि मतलब यहाँ आपकी कैंटीन से थाली उठाने में मुझे प्रॉब्लम होती थी। क्यों? एंड मतलब मेरे अंदर की प्रॉब्लम थी वो कि मैं क्या प्रॉब्लम थी समझाएं हमें। द वे आई लुक, मेरा कलर वगैरह इस तरीके से मुझे कॉम्प्लेक्स थे। एक परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स मेरा बहुत हाई था उस टाइम पर जब मैं यहाँ इंटर्नशिप कर रहा था। बट उस टाइम पर मतलब ये भी था कि प्रूव भी करना है, तो कुछ चीज़ें कर रहा था। मैंने यहाँ पर एक आते साथ सबसे पहले एक मैंने आर्टिकल लिखा था, काफिरों की नमाज करके एक मूवी रिलीज़ हुई थी यूट्यूब पर, राम नरेश शर्मा, इफ़ आई एम मतलब अगर मैं सही हूँ तो यही नाम है उनका, डायरेक्टर का। तो मैंने वो एक उसका रिव्यू लिखा था, तो उनका कॉल आया था मुझे सेकंड डे पर जब मैं इंटर्नशिप पे था, तो वो बहुत सही मोमेंट था। फिर ये हुआ कि विद टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं क्या कहते हैं यहाँ मतलब एक कोट है, मेरा फेवरेट कोट है कि देयर इज़ नथिंग एज टैलेंट, देयर इज़ अ थिंग एज लैक ऑफ टैलेंट, एंड लैक ऑफ टैलेंट अकर्स व्हेन वन इज़ नॉट वंस राइट प्लेस। तो मुझे अपना राइट प्लेस ढूंढने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, तो फिर इसलिए मैं यहाँ से चला गया। देन आई फाउंड माई राइट प्लेस, TVF। फिर आगे तो फिर ऑलमोस्ट द रेस्ट इज हिस्ट्री, नॉट हिस्ट्री। अभी तो नहीं, अभी तो बाकी है हिस्ट्री। अभी तो लिख रहे हैं हम, अभी तो लेगेसी क्रिएट वही ना, कहानी के बीच में कहानी की शुरुआत नहीं लिखी जाती वरना अंत खराब हो जाता है। तो अभी तो इट्स अ जर्नी, स्टिल प्रोसेसिंग। हाँ एग्जैक्टली। आप बताना चाहेंगी? ऐसी सिमिलर स्टोरी है विद द राइट प्लेस कि मतलब बट ये चीज़ थी कि आई वॉज ऑलवेज इनटू डांसिंग एंड स्टेज पे परफॉर्म करते करते वो प्यार सा हो गया था परफॉर्म करने से। तो जब दिमाग की वायरिंग ऐसी हुई हो ना कि आप हमेशा एक क्रिएटिव फील्ड में रहे हैं मोस्ट ऑफ योर चाइल्डहुड, मोस्ट ऑफ योर एडल्टहुड, तो समहाउ वो कंस्ट्रेन 9 to 5 जॉब नहीं वर्क करती है। बट आई डिड ट्राई दैट ऑल्सो, एंड वही था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि नहीं, आई डू हैव अ क्रिएटिव इंक्लिनेशन। तो बस पहले इतनी हिम्मत नहीं थी परस्यू करने की, ऐसे किया कि जर्नलिज्म कर लिया, बट यू नो अभी जब फिर सोचा तब इतनी फाइट मार ली है तो व्हाई नॉट गो इनटू एक्टिंग। तो बस वही थिएटर एंड देन परस्यूइंग दिस, एंड दैट्स मोस्टली अबाउट इट। आई रियली लाइक्ड द थ्रिल ऑफ परफॉर्मिंग, बस वही एक चीज़ थी विच स्टेड एंड गॉट मी हियर आई थिंक। जब आप जॉब क्विट करके जर्नलिज्म में जाते हो, पे कट लेना होगा आपको, वैसे हुआ होगा राइट? मतलब इट्स लाइक, तो मैंने जब जर्नलिज्म किया था उसके बाद में मैंडेटरी था मेरी डिग्री में दैट यू टू वर्क, यार ईदर वर्क और इंटर्न। तो तभी मेरे अंदर वो हो गया था कि यार ठीक है बस ख़त्म करो, मुझे एक्टिंग ही करनी है, एंड वो भी ऐसे कि मुझे परफॉर्म ही करना है, मुझे अपने आप को क्राफ्ट में ढालना है। तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए जॉब की थी, एंड तभी ये बस ये बिलीव और स्ट्रेंथन ही हुआ था कि नहीं होगा, नहीं कर सकती मैं नॉर्मल जॉब, मुझे कुछ क्रिएटिव ही करना है। जब आप जॉब छोड़ते हो तो घर पे कैसा रिएक्शन होता है? कि सब सही जा रहा है, तुम ऐसे स्टेबल जॉब छोड़ के क्या बातें करते हो? थैंकफुली माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। उन्होंने थ्रू आउट, मतलब आई रिमेंबर जब मैं डांस भी करती थी तो इतने सोर्सेज नहीं होते थे, बट मेरी मम्मी पूरे टाइम मेरे साथ जाती थी, यू नो, मतलब बिकॉज आई कुड नॉट ट्रैवल अलोन, अकेले बहुत मुश्किल होता था मैनेज करना। तो आई वॉज 4-5 ईयर्स की एज से मैं डांस कर रही हूँ, एंड तब हर जगह मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, विच इज़ वाई आई थिंक मैं भी ये डिसीजन ले पाई इतना बड़ा। तो हाँ, तो kudos to them more than anything. Yeah, we need more such parents. शो में डांस भी किया रहा होगा ना वैसे? हाँ जी। So बचाता ये एक थोड़ा सा टीजर था, आपको लुक आउट करना होगा उसके लिए। हाँ जी। बताइए आपकी जी काफी कुछ है, राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर, बट स्टार्टिंग से बताएं। हाँ जी, तो आई थिंक ऐसा कुछ प्लान नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। मन बहुत ज़्यादा था हमेशा से, एक्टिंग, राइटिंग और ये सब थोड़ा कॉलेज स्कूल में करते थे। तो इतना तो पता था कि थोड़ा सा नैक है ना। नैक पता चल जाता है ना, व्हेन समथिंग इज वेरी इजी टू डू, यू नो, यू हैव अ नैक फॉर इट, है ना। बहुत मेहनत नहीं लगती थी, लेकिन ना मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, पर आपने कहा कि जब आप उस चीज़ में अच्छे हो, पर आपको कैसे पता था कि आप एक्टिंग में अच्छे हो? यार वो अच्छा, तो हाँ बड़ा सिंपल है यार, आई थिंक सो। एक्टिंग में स्पेशली रिस्पॉन्स इज द बेसिक लिटमस टेस्ट कि आप उसमें अच्छे हो कि नहीं हो। अगर आपने कुछ किया और लोगों को अच्छा लगा, आपने कुछ लिखा और वो अच्छा वर्क किया, तो विच मीन्स
इट्स वेरी इजी इन आवर फील्ड एक्चुअली, है ना। और मेरे को ये भी लगता है कि जो एक्टर होते हैं उन्हें पता होता है कि वो एक्टर है, इंट्यूशन एक रहती है। नहीं, हम देसीज में बहुत नौटंकी भरे, हम सबको लगता है हम एक्ट कर सकते हैं, तो हाँ बट वही कि बट जो सही में एक्टर होते हैं उन्हें सही में पता होता है कि वो परख आप कैसे करते हो? नहीं मतलब बस वो एक क्लिक जो होता है ना कि ऐसे सही अपने दोस्तों के साथ, अपनी बहनों के साथ, उनके साथ हमेशा टैग अलोंग करो। अगर वो एक्टिंग की कोई ऑडिशन में या कहीं जा रहे हैं ना, एक क्लिक होगा एंड देन यू विल डेफिनेटली। सबके पास नहीं होता लक्ष्मण, सबके मेरे पास तो है, मतलब मेरी जर्नी भी ऐसी सी है। मेरे बड़े भाई वो भी काफ़ी बकैत आदमी हैं, और हाँ मतलब उन्होंने करना शुरू किया था मिमिक्री, एक्टिंग, तो उसके थ्रू फिर मैंने भी शुरू किया, और है एक सिमिलैरिटी। अगर आप अकेले बच्चे हो तो फिर क्या हो? हाँ आप बता दे रहे। हाँ जी, हाँ तो अगेन जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आपका सेल्फ असेसमेंट डिसेंट है ना, सो फॉर ये भी हो सकता है अपना असेसमेंट अगर गलत है तो फिर तो आप लाइफ में फिर तो कुछ भी नहीं पता चल पाएगा मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। थोड़ा सा अगर आप थोड़े से सेल्फ क्रिटिकल हो तो आपको पता चल जाता है कि मेरे दिमाग में मेरी हाइप है या मैं ठीक ठाक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो वो था। फिर मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब लगी थी MBA के बाद, और मेरी दिल्ली में जॉब लगी थी, मेरे फ्रेंड की मुंबई में जॉब लगी थी। मैं सॉरी थोड़ा सा टाइम 2 मिनट लूंगा, फटफट मारूंगा, है ना, बहुत टाइम नहीं लूंगा। तो उसका कुछ ऐसा था, ही हैड अ सिंगल मॉम, बेसिकली सिंगल चाइल्ड था, तो उसकी मॉम अकेली रहती थी। उसने बोला यार मेरे को तो मुंबई नहीं हो पाएगा, तो तब मैंने उसके साथ स्वैप कर लिया। मैंने मुंबई ले लिया, उसने दिल्ली ले लिया, बिकॉज मुंबई मुझे लगता था थोड़ा थिएटर वीटर एटलीस्ट कुछ तो अपॉर्चुनिटी है, कुछ बाहर एक्सप्लोर कर लेंगे, बट ओनली लाइक अ हॉबी। ऐसा नहीं था कि करियर बनाना इसके अंदर, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं लगती थी। गुड़गांव में रहते हो यार आप, मुझे किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा, आसपास को किसी के प्लान्स नहीं होते, पेरेंट्स से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो देयर आर नो प्लान्स। मुंबई में जब आए तो यार थैंकफुली पहली जॉब इतनी बुरी थी मेरी टाइम्स ऑफ इंडिया में कि मैं वहाँ रुक ही नहीं पाया। मैंने 8 महीने में 3 बार रिजाइन डाला, फिर कन्विंस करते थे, थोड़ा रोकते थे, फिर रिजाइन डाला, फिर रोकते थे, फिर फाइनली उन्होंने भी फिर पूछना बंद कर दिया। लास्ट रिजाइन डालता उन्होंने कहा लेट इट बी, जाओ करो जो करना है। फिर मेरा एक फ्रेंड है अपूर्व, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया से उसने भी TVF में एक बिल्कुल लिटरली वो ऐसा था कि एक रैंडम शॉट था, उसने एक मेल डाला रनाब सर को, एक ईमेल आईडी भी नहीं पता था, उसने थोड़ा फॉर्मेट क्रैक किया, इट्स name@therateoftheviralfever.com। तो उसने रनाब सर को किसको कैसे मेल करना है, हाँ लिटरली यार वो बहुत स्मार्ट चीज थी यार उसके एंड पे। और तो उसने डाला, रनाब सर को आया, उन्होंने जीकू सर से कनेक्ट किया, तो उसका इंटरव्यू हुआ। फिर उसने इंटरव्यू के बाद मेरा नाम लिया, मेरा इंटरव्यू हुआ, बट वी केम इन द बिजनेस टीम, क्योंकि हमारा मार्केटिंग बैकग्राउंड था, तो हम आके पहले कंटेंट सेलिंग करते थे दोनों। फिर बाहर मैंने थिएटर मुंबई में शुरू करा। मेरा कोई प्लान नहीं था दिल्ली आने का। दिल्ली में एक जो दिल्ली हेड करते थे उस टाइम कांच, तो उन्होंने बोला भाई तू क्या कर रहा है मुंबई में, आ तेरा घर गुड़गांव में, यहाँ पे तू कर नौकरी और तेरे को। तो मैंने बोला यार मेरा रीजन मुंबई में रहने का कि मैं बाहर एटलीस्ट थोड़ा एक्टिंग कर लेता हूँ। मैं अंदर बिल्कुल भी TVF में ट्राई भी नहीं करता था कि किसी को ये ना लगे कि यार अरे आपका प्लान्स कुछ और है, आप ये करने आए हो, तो वो बड़ा फिर ऑड लगता है, नॉट द बेस्ट प्लेस टू बी इन। तो मैंने कभी ट्राई नहीं किया इंटरनली। बाहर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किए थे। कांच ने बोला भाई तू आ यहाँ पे और तू दे ऑडिशन, अगर अच्छा है तो देख वर्क करेगा, नहीं अच्छा तो फिर तो मुंबई भी नहीं वर्क करेगा, यहाँ भी नहीं वर्क करेगा। बट इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस। सो फिर मैं जब यहाँ पे आया तो मैं यहाँ पे बिजनेस टीम में आया दिल्ली में, बट थोड़े ऑडिशंस देने शुरू करे और बहुत बुरे थे। और मुझे अभी भी पता है कि मैं बहुत बुरा था कैमरा, क्योंकि थिएटर एक्टिंग करी थी, कैमरा एक्टिंग करी नहीं थी। लिटरली कैमरा के आते ही गला सूखना शुरू हो जाता था और वो आपको पता चल रहा है आप बहुत बुरा कर रहे हो। तो फिर इसलिए चांसेस भी ज्यादा नहीं मिलते थे, थोड़ा परसेप्शन भी था बिजनेस टीम का लड़का है तो शौकिया टाइम पास करने आया है बाकी। और वो मेक्स ऑल द सेंस। कोई इंसान सिर्फ एक्टिंग करता है, सिर्फ राइटिंग करता है, सिर्फ डायरेक्शन करता है, उसके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। दीज गाइज हैव स्किन इन द गेम। और वो स्पेशलिस्ट है ना बस उसी चीज में, स्पेशलिस्ट, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एक्स्ट्रा चांसेस फॉर दैट, बिकॉज वो लाइफ में बैकअप प्लान लेके नहीं आया है। आप तो बिजनेस टीम में अगर आपको तो उसकी सैलरी मिल रही है, आपका नहीं वर्क किया आप दूसरी कंपनी में नौकरी कर लोगे। वो तो सिर्फ राइटिंग करता है, सिर्फ डायरेक्शन करता है, सिर्फ एक्टिंग करता है। आप ऐसा मतलब यू हैव स्किन इन द गेम, बड़ा अच्छा टर्म होता है ना, मतलब व्हाई शुड यू बी गिवन मोर चांसेस देन दैट गाय। तो फिर तब मैंने छोटे छोटे वाइन्स बनाने शुरू कर दिए टाइमलाइनर्स में, क्योंकि कोई काम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे पता था मैं बुरी एक्टिंग करता हूँ। तो मैं छोटा छोटा कुछ लिखता था, ऐसे 1-2 मिनटर फेसबुक पे रिलीज। क्योंकि फेसबुक पे कोई स्क्रूटिनी नहीं थी टाइमलाइनर्स के फेसबुक पेज पे, कि कंटेंट डालना, कुछ भी लिखो कुछ भी डालो। इंस्टाग्राम पे कुछ बना के डाला, तो फिर ग्रेजुअली ना उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस है एटलीस्ट कैमरा पे एक्टिंग करने का। और तो राइटिंग और डायरेक्शन एक्चुअली वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान, दे वर एक्चुअली एक्टिंग करनी थी इसलिए वो लिखना शुरू करा। फिर एक वीडियो लिखा था मैंने, लकीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड,
19 बिगिनिंग में, 18 बिगिनिंग 19 नहीं 19 बिगिनिंग। ये पैंडेमिक की वजह से सारे टाइमलाइंस एक तो हिल गए। 17 एंड में। सो फिर 18 बिगिनिंग होगा। हाँ, तो मतलब ये मेरे को भी याद, मतलब अमरीश और हम साथ में ही थे ऑफिस में, 6 साल पुरानी बात है। और मतलब अमरीश का ये था कि अमरीश की इमेज टीवीएफ में इस तरीके की थी कि क्रिएटिव लड़का है, सेल्स टीम का पार्ट है, अगर वो नरेशन का पार्ट हो रहा है या फिर आप जैम कर रहे हो तो वो अच्छे मतलब आपको पॉइंटर्स दे देता है। तो मेरा ये था कि मैं दिल्ली ऑफिस से ट्रांसफ़र लिया था मैंने बॉम्बे ऑफिस में, तो मैं निकल ही रहा था, उस लास्ट 1-2 दिन की बात है कि अमरीश भाई अपना कॉपी में लेकर आए, कुछ लिखा हुआ है उन्होंने मेरे को भी दिखाया कि यार कुछ ऐसा है, मैं भी हाँ सही है कोई नहीं ऐसा करके। फिर मैं चला गया बॉम्बे, फिर मैंने देखा कि वो लकीस्ट मैन इन द वर्ल्ड वाली वीडियो थी, और मतलब मुझे वो देखकर काफ़ी सही लगा यार कि मतलब इतनी मेरे पास तो पूरा स्पेस ही है कि मुझे करना ही यही है, इनको सेल्स भी करनी है और साइड बाय साइड ये भी करना है, और उसमें भी आदमी मचा दे रहा है। तो वो देखकर, और उसके बाद से अभी एनसीआर डेज में जिस तरीके से भाई को देखा, मतलब अभी तो इंस्पिरेशन ही है अमरीश मेरे लिए। तो आपने पूरी जैसे वो जर्नी देखी है? हाँ, मतलब मैंने जर्नी तो नहीं देखी, जर्नी तो भाई ने खुद देखी है। नहीं, जैसे बट मैंने कुछ ग्लिम्पसेस देखे हैं, बट वो बहुत एनर्जी दे जाते हैं। हाँ जी, बस वही है, हिट एंड ट्रायल है यार, और आई थिंक लाइफ में इतना ही है, आप पूछ जाओ फिर फिगर आउट कर लो। फिर मैंने बेसिकली जॉब छोड़ दी थी यार थोड़े टाइम बाद, फिर हो नहीं रहा था वो बिजनेस टीम वाला चीज, टाइम बहुत ले रही थी। फिर जब लगा यार करना ही यही है तो थोड़ा सा भी टाइम कहीं और क्यों देना, लिटरली 1 सेकंड भी कहीं और क्यों देना जो करना ही नहीं है लाइफ में। तो मैंने 2019 में नौकरी छोड़ दी, फिर थोड़ा वो प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं लूंगा क्योंकि टीवीएफ के नहीं है, तो बाहर थोड़े प्रोजेक्ट्स करे, थोड़ा लर्निंग हुई, बस फिर एनसीआर डेज। और फिर वापस आप टीवीएफ? हाँ जी, अक्टूबर लास्ट ईयर में टीवीएफ में आ गया था वापस। सो नाइस, रियूनियन। हाँ, तो वो मेरा अगला सवाल था जो आपने मुझे बता दिया कि एक तो आपने कैसे स्टार्ट किया एक्टर बनने के लिए, बट टीवीएफ के साथ जैसे आप भी बहुत सालों से उनके साथ जुड़े हैं, और फिर यू नो टू ऑफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, अभी टीवीएफ के साथ कैसे हुआ? एक्चुअली मैंने टीवीएफ के साथ सेम ट्रिक करी थी जो मैंने ललन टॉप में करी थी। बता दीजिए। कि मैंने ललन टॉप में उस टाइम पे कुलदीप मिश्रा जी हुआ करते थे, काफ़ी घनिष्ठ है मेरे, मतलब मुझे बहुत पसंद है वो। तो उनको मैंने फेसबुक पर एक बहुत लंबा हिंदी में थोड़ा विटी थोड़ा फनी इस तरीके का एक मैसेज लिखा था, तो उन्होंने मुझे यहाँ मिलने बुलाया था। फिर मुझे सौरभ सर मिले, उन्हें मैंने मानव कॉल का एक मोनोलॉग सुनाया था, तो काफ़ी मतलब मुझे लगा कि ये थोड़े प्रभावित हो रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे एक टेस्ट दिया, तो उस टेस्ट में मैंने क्या कहते हैं 1-2 गालियाँ लिख दी थी, तो मेरी इमेज पूरी डाउन हो गई। फिर वहाँ से मुझे इंटर्नशिप मिली, बट फिर हाँ ये सेम, फिर मैं वो इंटर्नशिप छोड़ के वापस कॉल सेंटर गया, वहीं पर बैठा हुआ था। हाँ, मतलब कॉल सेंटर से ही बैठकर मैंने कुलदीप सर को वो मेल किया था। अच्छा, हाँ, मैसेज भेजा था फेसबुक पर। हाँ, फिर वही सेम मैं वापस वहाँ पर गया, तो सेम ट्रिक मैंने टीवीएफ में करी। अपूर्व सिंह कार्की जी हैं, गुरु जी हैं उनको मेल किया था, तो उन्होंने मतलब उसी तरीके का एक फनी थोड़ा विटी मेल किया था उन्हें। सेम तो कॉपी पेस्ट नहीं किया ना? नहीं, काफ़ी अलग था। इतना क्रिएटिव तो हूँ मैं कि रिपीट नहीं करता स्केचेस छोड़ के। हाँ, ओके। हाँ, तो वही है, मतलब फिर उनको मेल किया था, उनका बस इतना रिप्लाई आया था कि हाँ आजा भाई मिलने, पता और समय थोड़ी देर में भेज रहा हूँ। मेल पर उन्होंने ये लिखा था मुझे रिप्लाई में, और बट फिर उन्होंने बुला लिया मुझे मिलने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप दे दी, तब से फिर मैं टीवीएफ में ही हूँ। निकल गया वो 2019 से, मैंने ऑफिशियली जॉब छोड़ दिया है, बट स्टिल आई एम इन टीवीएफ। ऐसे होता है ना कोई जगह से, जैसे आपका संबंध ऐसे कट ऑफ नहीं हो सकता, हमेशा वो चलता रहता है। हाँ, मतलब टीवीएफ तो जीवन का हिस्सा ही है, मतलब मरते दम तक टीवीएफ तो रहेगा ही हमारे साथ। इट्स लाइक इंस्टीट्यूशन। अगर आप जो जिस कॉलेज में जाते हो, जैसे मैंने खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, तो खालसा कॉलेज का एक हिस्सा मेरे अंदर रहेगा ही रहेगा। सेम मुझे लगता है मेरी मास्टर्स टीवीएफ में हुई है, और मास्टर्स क्या IIT डिग्री है। मैं लगभग तकरीबन 30 ऐसे बच्चे जानता हूँ मेरी तरीके के, मेरे साथ के, मेरे इक्वल्स, जो बॉम्बे में दिल्ली में मुझे मिले। तो उनको हम जब वो शुरुआत में थे तो उन्हें डर लगता था कि यार हम बॉम्बे में कैसे सर्वाइव करेंगे, इतना महंगा शहर है, यहाँ पर काम मिलना बहुत मुश्किल है, दिल्ली में तो कोई स्कोप ही नहीं है। मुश्किल से 3-4 साल बाद वो लड़के ऐसे को लिटरली IITian जितना पैकेज उठा रहे हैं अपनी स्किल की बदौलत। और इसके पीछे कारण टीवीएफ ही है, कि टीवीएफ का स्ट्रक्चर ही इंस्टीट्यूशन की तरह वर्क करता है। हम टीवीएफ ऑफिस को टीवीएफ कैंपस बुलाते हैं। अच्छा, मतलब टीवीएफ के पास बहुत पैसे इन शॉर्ट? नहीं, बिजनेस टीम से पूछो, वो बेच रहे कंटेंट। टीवीएफ का दिल बहुत बड़ा है, तो वो आप मतलब वहाँ पर क्रिएटिविटी की बहुत इज्जत होती है। आपका नेचर चाहे जैसा मर्जी हो, अगर आप काम सही कर रहे हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी टीवीएफ में, आपको आपकी बात सुनी जाएगी। वो मैं आपको ललन टॉक के बारे में बता सकती हूँ। हाँ, ये तो 100% ट्रू। आप बताइए अपनी टीवीएफ के साथ कैसे? लाइक आई सेड, मैंने कमर्शियल्स बहुत सारे किए हैं,
तो कमर्शियल्स ऑफ कोर्स सबको होता है कि यू नो अब कुछ अलग करना है, अब कुछ हटके करना है। वेब शोज़ में ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गो। सबकी एक अपनी पर्सनल जर्नी होती है, चाहे कितना भी ये लो सिस्टर ये वो फ्रेंड मैन, बाय द एंड ऑफ द डे योर जर्नी स्टार्ट्स विथ योरसेल्फ, कंटिन्यूज विथ योरसेल्फ। वरना कई बार ये बून और बेन वाली सिचुएशंस भी हो जाती है। आप किसी की बहन या किसी के थ्रू इनिशियली चलो ठीक है आपको गाइडेंस और हेल्प मिल जाती है, बट फिर वो यू नो अपनी आपको एक वो बनानी होती है। तो था मुझे भी हमेशा से कि यू नो अब मुझे वेब शोज़ भी करने हैं। मैंने किए भी वेब शोज़, बट मूवीज़ भी किया, रीजनल फिल्म्स भी किए। सो TVF का बड़ा ये लाइक TVF जैसे हुआ ना, तो मुझे भी था इंडस्ट्री में भी ऐसा है ना कि TVF हैज़ अ वेरी गुड रेप्यूटेशन। तो मैंने कई बार होता था कि मुझे होता था कि हाँ यू नो, बट ऐसा था कि शायद एंट्री के लिए शायद यू नो TVF में दे हैव दिस चंक ऑफ पीपल जो शायद अपना यू नो रिपीट में वो करेंगे। सो आई वाज लाइक नहीं ठीक है, तो कहाँ होता है कब होता है, तो वैसे कुछ आइडियाज़ नहीं रखते थे। So happened to be again, it was a coincidence. I came here. मैं जैसे दिल्ली आई थी एक म्यूजिक वीडियो शूट के लिए, and I get this call from this casting director, and he's like कि ही तू कहाँ पे है? दिल्ली में, because मैंने स्टोरी डाली थी। So again I'm not promoting Insta stories या कुछ, but हाँ जाओ एक स्टोरी तो डाल दो। इस बार स्टोरी really helped। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा ही तू कहाँ पे आ सकती है? मैंने बोला हाँ ठीक है, 2 दिन कुछ खास कर नहीं रही हूँ। मैंने बोला ओके, और मैं पहुंच गई। और मैंने वहाँ पे सिर्फ सुना था TVF, उसके आगे मैंने ऑनेस्टली नहीं पूछा था कि मेरा क्या कैरेक्टर है क्या है यानी। वो सब मुझे स्टूडियो पहुँच के थोड़ा सा ब्रीफ दिया, आई जस्ट डिड। मैंने अपना ऑडिशन दिया, ऑफ कोर्स आई ऑडिशन फॉर माई पार्ट एंड या इट हैपेंड। अगेन इट वाज लक, बट यहाँ पे मैंने अगर TVF के अलावा कुछ नहीं सुना था। दैट वाज द ओनली थिंग दैट बज्ड इन माय ईयर। और आप मुझे बताइए TVF के साथ आप कैसे जुड़ी? तो सिमिलर ओनली, एंड इवन आई डिड नॉट नो कि ऐसे TVF का ऑडिशन हो रहा है। बस ये था कि ठीक है ऑडिशन है एंड 2 कैरेक्टर्स है, और मुझे पर्सनली लगा था कि शायद से मैं दूसरे कैरेक्टर के साथ ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ जो हीर प्ले कर रही है। तो मैंने उसके लिए ऑडिशन किया था, एंड मतलब मुझे कोई होप्स नहीं थे। आई ट्राई टू डू माई बेस्ट, बट आई वॉज वेरी न्यूट्रल, बिकॉज आई थिंक एज एन एक्टर आप न्यूट्रल हो जाते हो कि ठीक है इन द मोमेंट आप अपना बेस्ट करो, फिर जो होगा देखा जाएगा, भूल जाओ हाँ। बिल्कुल। तो बस एंड देन 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आता है दैट आई हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, बट एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट करना है। एंड मुझे था कि मैं शायद से फिट ना करूँ या कुछ, मतलब मैंने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड था। बट एंड मैं सिटी में भी नहीं थी, तो देन 2-3 दिन बाद मैंने वापस दिया ऑडिशन एंड जस्ट थिंग्स वर्कड आउट आई थिंक। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम था कि मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आई विल बी प्लेइंग दिस कैरेक्टर, बट हाँ ब्यूटिफुल जर्नी अदरवाइज। मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कुछ मेंशन किया एज एन एक्टर मुझे लगा कि मैं इसमें नहीं फिट करती, मैं दूसरे कैरेक्टर में ज़्यादा फिट करती हूँ, बट आपके पास नहीं होता ना वो कंट्रोल। कभी ऐसे हुआ है कि आप पढ़ के सोच रहे हो कि मुझे ऑडिशन नहीं करना बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग इट, मैं ये कैरेक्टर से बिल्कुल ही नहीं रिलेट कर पा रहा या कर पा रही हूँ, ऐसे हुआ है? आई थिंक इसकी दोनों साइड्स है। एज एन एक्टर आप एक तरह से सो यू हैव टू बी एन ओपन स्लेट, मतलब आप ऐसे कभी मतलब आई नो आई माइट बी कॉन्ट्रडिक्टिंग माई सेल्फ योर, बट स्टिल आपको ओपन स्लेट इस सेंस में होना पड़ता है कि जो भी आए आप उसको ढाल पाओ। बट समवेयर आई थिंक कहीं ना कहीं आपको होता है कि ठीक है दिस माइट सूट बेटर, या फिर मैं ज़रा रेजोनेट कर पाती हूँ, या फिर ये बिल्कुल डिफरेंट है। बट फिर आई थिंक आर्ट इज सच अ फील्ड कि आपको एक्सपेरिमेंटल भी होना पड़ता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता आप कुछ सोचो जो आपके लिए वर्क कर रहा है बट एक्चुअली मैं वो नहीं, हाँ बिकॉज तो वही अपने आप को ऑब्जेक्टिवली देखना एट टाइम्स इट्स मतलब थोड़ा वो इट्स समथिंग वी शुड आई थिंक कंसिडर डूइंग। बट आई ऑलवेज बिलीव कि जो हम रियल लाइफ में है इट्स वेरी इजी टू प्ले। अगर इफ समबडी टेल्स यू प्ले हीर उसकी सिमिलर कैरेक्टर, सो ठीक है ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, बट यू नो इट्स ऑलवेज मोर फन अगर आप अपने कैरेक्टर से बिल्कुल हटके कुछ प्ले कर रहे हो, बिकॉज दैट्स मोर चैलेंजिंग। उसमें और ज्यादा, जैसे मैंने मोनू का पढ़ा था कैरेक्टर, आई वॉज लाइक इम्प्रेस्ड, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कौन प्ले कर रहा है। और मैंने जब निखिल को देखा, आई वाज लाइक द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड हिम वाज लाइक योर कैरेक्टर। और एंड ट्रस्ट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बंदे ने पूरी जान डाली है। लाइक वी वर इन द, ये मेरे साथ वाली वैनिटी में हुआ करता था, एंड ही वाज लाइक इन हिज ओन जोन। He took all of that preparations. वो तब से हो ही रहा। So हाँ,
नहीं, सो इसने कुछ हाँ। 2-3 ऐसे ट्रिक्स भी बना रखे थे कि ये 2-3 गाने जो इसको मोनू के कैरेक्टर की याद, सो ही हैड टू पुट इन अ लॉट ऑफ ऑल दीज एफर्ट्स, छोटे छोटे, जो उसको पूरे पूरे टाइम वो अपने मोनू के जोन में, वो हंसता भी वैसे ही था हमसे बात करने के टाइम पे ऑल्सो फॉर सम टाइम। टुडे आई एम सीइंग हिम एज निखिल, उससे पहले इट वाज लाइक टोटली मुझे लगता था कि वो मोनू इन रियल लाइफ है। ये सच है, फर्स्ट डे ऑफ रिहर्सल में जो निखिल देखा था वो आज शायद से वापस दिख रहा है, और उसके बीच में मोनू ही मिला था। नहीं तुम लोगों को लाइक क्या अंडर द टेबल कोई सेटलमेंट तो ये इतनी ज्यादा हाँ नहीं, और टीजर पे भी बहुत क्लियरली आया निखिल का बहुत, क्योंकि निखिल ने एक सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टर्स बहुत प्ले किए हैं, तो इसमें बहुत डिफरेंट है, तो वो बड़ा एविडेंट है। वही जो आपका सवाल भी था कि मतलब आप कितनी एक तरीके से कितना एफर्ट दे पाते हैं अपने, जो आपका सवाल था उसका एक पहलू ये भी आता है कि ना आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इसके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है कि आपके पास क्या किस तरीके का मटेरियल है जिसको आपको परफॉर्म करना है। अधिकतर मतलब एक ही जो आपका सवाल था कि कई बार होता है कि कैरेक्टर करने की इच्छा है या नहीं है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो रिलेशन बनाने, क्योंकि एक्टिंग का काम नेटवर्किंग पर भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, तो उसमें अनमने मन से आप कर लेते हो, वरना अधिकतर जगह पर इस तरीके के मटेरियल अभी यहाँ पर आ नहीं रहे हैं जिनको आप सही में एक पूरी तरीके से एक्टर की तरह लग कर आप उनके ऊपर काम कर पाओ। मैक्सिमम यही होता है, मैक्सिमम केसेस में डिटेल में जाइए, ये थोड़ा हमें और समझाइए। फॉर एग्जांपल जैसे जो मैं खुद काम कर रहा हूँ, अधिकतर मैं स्केचेस करता हूँ, स्केचेस में एक ही तरीके की एक्टिंग मैं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं सही मायने में वहाँ पर एक्टिंग करता ही नहीं, वो मेरी परफॉर्मिंग स्किल्स है जिनके ऊपर मैं काम कर लेता हूँ, जिनके ऊपर मैं परफॉर्म कर पाता हूँ। कैरेक्टर बिल्ड करने वाली चीज़ नहीं होती। ऐसा मौका 2-3 बार ही मिला है। एक हॉस्टल डेज शो है, उसमें क्या है, एक मैंने अभी फिल्म करी है, उसके अंदर है, एक और फिल्म करी थी वहाँ पर, उसके बाद अभी चौथा मौका मुझे यहाँ NCR डेज में मिला। इसके अलावा रेगुलर डेली बेसिस पे जो चीज़ें आती है, जिनके आपको टेस्ट देने हैं या फिर जो आप कर भी रहे हैं, उनमें से बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो सही मायने में आपको इंटरनली एक्साइट कर जाए। बहुत कम कैरेक्टर ऐसे होते हैं, मैक्सिमम यही कर रहे होते हैं, गर्लफ्रेंड वर्सेस बॉयफ्रेंड वर्सेस बेस्ट फ्रेंड, उसकी माँ का पार्ट 2, इस तरीके की चीज़ें कर रहे होते हैं। पर आई ऑल्सो थिंक कि खुद के अलावा ना एक डायरेक्टर का विजन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जैसे फॉर इंस्टेंट हर कि इसने ऑडिशन किसी दूसरे पार्ट के लिए दिखा राघविका ने, बट द डायरेक्टर्स विजन वाज कि नहीं ये इस पे ज़्यादा एप्ट है। एंड सिमिलरली लाइक ऑफ कोर्स अमरीश सर इज हियर, तो जैसे वो होता था ना छोटी छोटी ब्रीफिंग्स देना। नहीं वो तो आपको हमेशा से शायद सर ही अमरीश सर एंड नवीन, और ये सर नॉर्मल वाला सर नहीं, नाइट की जो बातें मिलती है ना कोई वो वाला सर है जो, तो ही वुड ऑलवेज वो ऐसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट सबको समझना आना चाहिए ना। ब्रिटेन में ऐसा होता है जो रानी है वो अपने बढ़िया लोगों को कहते हैं नाइटहुड की उपाधि देती है। इन शॉर्ट में ब्रिटेन की रानी बोला जा रहा है। जिन्होंने गांधी प्ले किया था यार, बहुत अच्छा नाम है उनका, बेन किंग्सले। उनका नाम भी सर बेन किंग्सले क्योंकि उपाधि नाइटहुड। अच्छा, आई एम स्टिल देयर, मतलब मैं ब्रिटेन की रानी, मतलब नहीं मेन कैरेक्टर सिंड्रोम अपनी लाइफ में नहीं, बट मतलब आई कैन आल्सो थिंक ऑफ प्लेइंग दैट नेक्स्ट टाइम। ठीक है मैम। तो जैसे आप जो कह रहे हो, अगर मैं उसे एक स्टेप और आगे लेके जा सकती हूँ, आप कह रहे हो कि डर्थ है स्टोरीज की जिसमें वो वैरायटी हो, डाइवर्सिटी हो, अलग कुछ नया हो। हाँ मतलब देखिए अभी है ना कि एक तरीके की रेस भी है, हर जगह लोगों को अलग डेली बेसिस पर कहानियां कहनी होती हैं, एक के बाद एक, तो ना एक मीडियोक्रिटी है मटीरियल जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर। विरले ही ऐसा हो पाता है कि आपको कुछ इस तरीके के कैरेक्टर मिल गए जिनको आप सही में जुनूनियत तक आप उनको पोर्ट्रे कर सकते हो। अधिकतर चीजें या तो आपके क्या कहते हैं आपकी क्षमता के अंदर होती है या फिर आपकी इच्छा के बाहर होती है। आप समझे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? थोड़ा सा कवि हूं अंदर से। थोड़ा इसको प्रोसेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वुड इट बी ओके टू से कि एक तरह से हमने सप्लाई चेन बना दिया है यहाँ पे ऑफ कंटेंट, क्योंकि हमें इतनी फ्रीक्वेंटली वो तो आप देख ही पा रहे हैं ना यूट्यूब पर, आप कितने ऑप्शन है आपके पास, डेली बेसिस पर नए यूट्यूब चैनल खुलते हैं, नए लोग काम कर रहे हैं। अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है कि सिनेमा जो है वो एक पर्टिकुलर तबके की गिरफ्त से निकलकर जन जन तक पहुंचा है कि अब हम हर आदमी में क्षमता है, लोग अपनी जेब में सिनेमा बनाने की क्षमता लेकर चल रहे हैं, है ना। तो अब ये रिसेंट ही हुआ है, डिजिटलाइजेशन के बाद ही हुआ है, बट उसमें भी है कि जब सबके पास आ गया है तो एक मतलब नॉर्मली एक मीडियोकर स्पेस का क्या कहते हैं मटेरियल ही हमारे आसपास घूम रहा होता है, उसमें चूज कर पाना कि अरे ये बहुत सही है यार,
इसको प्ले करना है, या फिर मुझे पता है कि ये सही नहीं है बट मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आगे भी काम करना है। उसमें तो वो पैसों की वजह से हाँ फाइनेंसेस महीना चलाना होता है और लोगों से रिलेशनशिप भी मैनेज करके चलना होता है, तो आप कर लेते हो फिर वो काम। जैसे ये तो है, कर तो मैं लेता हूँ। ऐसी वही है ना, जब बहुत ज्यादा कंटेंट बनता है ना तो दो चीजें होती है। तो एक तो इतना ज्यादा बुरा कंटेंट बनता है ना, सो पीपल हु एंटर इनटू लेट्स से क्रिएटिंग कंटेंट एक्चुअली, चलो ठीक है ब्रॉडर वर्ड यूज कर लेते हैं। जिस चीज की तुम बात कर रहे हो उसे तो कंटेंट ही कहा जाता है, जो हम एस्पायर करते हैं वो कहानी है। क्या लाइंस मिल रही है हमें वन लाइनर्स इससे, वाह क्या सही बोला आपने। ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म कंटेंट। तो अब जब बहुत ज्यादा बनता है ना तो उसमें एवरेज और बुरा काम इतना ज्यादा दिखता है कि जो जनता आती है ना वो प्रेशर लेके नहीं आती यार कुछ अच्छा ही बनाना, क्योंकि यार ये तो बन तो रही है ना, तो वी विल ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गेट दैट पास की हाँ ठीक है किसी ने और ने बनाया तो चल गया। कम जब बनता है ना तो फिर वो प्रेशर आता है। अगर क्वालिटी कंटेंट बन रहा है कि अगर मैं आया और मैंने कुछ ऑफ किया तो यार आई विल स्टैंड आउट एज समवन हु लेट्स से इज डूइंग समथिंग व्हिच इज थोड़ा सा हटके, कुछ अलग, बिलो स्टैंडर्ड, मैंने अच्छा नहीं किया, वो प्रेशर है। बट जब इतना ज्यादा बन रहा है और उसमें बुरी चीज इतनी बन रही है तो लोगों को लगता है ठीक है ना यार ये भी बन जाएगा ना, वो भी तो बन गया, देखो ये कहानी भी तो बनी है, तो कुछ नहीं था यार ये भी बन गया तो मेरा भी बन जाना चाहिए, है ना। एट द सेम टाइम बिकॉज इतना ज्यादा बन रहा है तो परसेंटेज वाइज नंबर उतना होगा, बट नंबर अगर एक एब्सोल्यूट नंबर बोले तो नंबर ऑफ गुड शोज भी बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर अब स्टैंड आउट भी करना है तो अच्छा बनाने का लेवल भी और ऊपर बढ़ गया। तो वो दोनों, बुरे का भी बहुत इजी हो गया बनाना, अच्छा बनाना और मुश्किल हो गया बिकॉज इतना ज्यादा बन रहा है। तो वैसा है सीन है। सो अब आपको स्टैंड आउट करना तो लिटरली कुछ बहुत फिनोमिनल बनाना पड़ेगा, वरना तो फिर वो देयर सो मेनी ऑप्शंस फॉर पीपल टू वॉच। पर्सनली आप वो प्रेशर लेकर चलते हो कि कुछ एक्सेप्शनल बनाना ही है, होना चाहिए मुझे लगता है, वरना तो फिर आपका है एब्सोल्युटली। मतलब कल ही मेरे को एक मेरा दोस्त मिला, मनन दोस्त क्या छोटा है मेरे से तो काफी छोटे भाई की तरह, एयरपोर्ट पे मिला मुझे, तो उससे डिस्कशन हो रहा था इसी चीज का कि यार आप कोई प्रोजेक्ट करते हो सो लिटरली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट यू शुड नॉट बी एबल टू से कि यार मैं 1% और एफर्ट कर सकता था टू मेक इट बेटर। आप प्रोजेक्ट के एंड में यू शुड बी एग्जॉस्टेड एंड ऑल आउट कि मैं यार इससे तो 1% अच्छा भी नहीं कर सकता था, एंड दैट इज द ओनली वे बिकॉज you see a lot of people around who just do it like a job। और ये चीज भी अगर नौकरी की तरह करी तो क्या करिए यार। सही बात है, नौकरी छोड़ करते हैं मतलब अगेन आई एम नॉट, मैं नौकरी को डिमीन नहीं कर रहा, बट ये भी तो नौकरी है। एब्सोल्युटली यस, बट डू इट विद सो मच इंटेंट दैट एवरेज भी अच्छा बन जाए, और अच्छा है तो फिर और अच्छा बन जाए। लोग अच्छी चीज एवरेज कर देते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट। ये एक चीज तो मैंने देखी यार, हार्ड वर्क, क्योंकि बहुत सारे लोग पुल इन हो जाते हैं ये देख के कि यार कितना कूल है, कितना सही है, अरे एक्टर्स, अरे ब्ला, अरे वैनिटी, अरे ये, और वो दिखता भी है कि डायरेक्टर सिर्फ मॉनिटर के सामने बैठा माइक लेके, वहीं पे उसका सैंडविच आता है, वहीं खाता है और वो माइक पे बस बोल देता है इसको ऐसे कर दो। डायरेक्शन शुड एग्जॉस्ट यू एट द एंड ऑफ द डे। आप जाओ और बेहोश हो जाने चाहिए और अगले दिन फिर आने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। नॉट जस्ट डायरेक्टर, मैं चलो डायरेक्टर बस, एक्टर के लिए भी यही होना चाहिए, राइटर के लिए भी होना चाहिए कि यार मेरे को एक दिन और दो, मैं उस एक दिन में भी लिखूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 10 दिन मिले राइटिंग के तो मैं 7 दिन चिल करूंगा, फिर 3 दिन लिख दूंगा और बोलूंगा देखो अरे मैंने तो लिख दिया। यू शुड राइट इन 3 days, you should improve in next 4 days and then you should improve even more in next whatever कितने 3 दिन बचे उसमें। अब जैसे इसमें ये होता है ना कि कई लोगों का प्रोसेस भी डिफरेंट रहता है, तो मुझे लगता है कि शिद्दत बहुत ज़रूरी है। आप जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं अगर मेरे पास 10 दिन है तो मैं 8 दिन सोचूंगा, 2 दिन में लिखूंगा, बट 8 दिन में अपने दिमाग में पूरा मैं सोच चुका हूँ और 2 दिन में बस मुझे टाइप करना होगा। बट ये है कि मैं 8 दिन जब मैं नहीं लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में अब पूरी शिद्दत से काम कर रहा हूँ, मतलब मैं बताने की कोशिश, डिफरेंट प्रोसेस। हाँ, बट वही कि आपको काम करते वक्त अपना 100% देना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैजिक तभी होता है जब आप सेल्फलेसली कुछ पुट करते हो। राइटर्स के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा, मतलब मुझे, मैं वहाँ पे नहीं कह सकती, मगर आई थिंक सारे आर्टिस्ट में शिद्दत के साथ साथ एक कंसिस्टेंसी, दैट इज व्हाट एक्चुअली हेल्प्स। ऐसा नहीं कि आपने एक बार ही काम कर दिया तो हो गया, हर दिन उस आर्ट को कमिट करके चलना, वो आई थिंक इज दैट मैटर्स। उसको वो रिस्पेक्ट, वही अगर हम लोग इधर ये पैशन के लिए कर रहे हैं राइट, एंड जॉब को नहीं डिमीन कर रहे, एवरी जॉब इज ब्यूटीफुल, बट हाँ एग्जैक्टली, बट वो ये अगर आप एक चीज कर रहे हैं ना पैशन ड्रिवन होके कर रहे हैं तो वहाँ पे शिद्दत, कंसिस्टेंसी एंड ऑल्सो हार्डवर्क मतलब चाहिए, बट वो विल पावर की नहीं, गिव अप नहीं करना और पुश करना है जितना ज्यादा, इररिस्पेक्टिव कि वो एग्जॉस्ट हो जाओ आप बाय द एंड ऑफ द डे। एग्जैक्टली, कंसिस्टेंसी भी तब तक होनी चाहिए जब तक आप अपनी फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच जाओ। जैसे इवन स्टार्ट ऑफ करियर हो या स्टार्ट ऑफ किसी चीज़ भी हो, इवन स्टार्ट ऑफ सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग, जब लोग जाते हैं बॉम्बे एक्टर बनने,
वो कंसिस्टेंट नहीं होते, वो स्टार्टिंग में करते फिर थक के छोड़ देते हैं। सो आई थिंक या कंसिस्टेंसी स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है, आप वैसे ही ट्रेन करके समझ के चलो। मैराथन भी नहीं है, बहुत लंबा क्रिकेट मैच है जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर इनिंग बिल्ड करनी पड़ती Actually, है। आपके पास हर बॉल हाँ। आती है, किसी को आप डिफेंस कर देते हो, किसी शॉट पर आप छक्का मार देते हो, और I धीरे feel- धीरे करके आपकी पूरी इनिंग बिल्ड होती आई है। फील कुछ 30 भी दिन, नहीं 40 दिन है, में। सबका अपना स्पोर्ट है। क्या पता हाँ। आप अलग रेस में हो, मैं बैडमिंटन खेल रही हूँ। ये भी है। सबका अपना है, मतलब इट्स एक्चुअली मतलब सबकी जर्नी अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग है, तभी हम सब लोग डिफरेंट। आई एम श्योर अगर मेरा कैरेक्टर कोई और आर्टिस्ट करती वो भी उतनी ही ब्यूटीफुली करती, वो क्योंकि अपनी कुछ अंदर से लाती, राइट। हम सबके जो कंडीशनिंग रही है, जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो ट्रेनिंग रही है, जो भी प्रोसेस रहा है, वो इतना अलग है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स आर्टिस्ट यूनिक एंड ब्यूटीफुल इन देयर ओन वे। हाँ बहुत हमने ये सारा फिलोसफी हाँ। आपने स्ट्रगल का शब्द यूज किया कि स्टार्ट ऑफ स्ट्रगल, कभी स्ट्रगल कभी खत्म होती है और इज इट एन ऑनगोइंग? आपको लगता है आई हैव अराइव्ड नाउ? नहीं हाँ नहीं, आई थिंक अगर जर्नी को एंजॉय करते हुए चलो, बिकॉज बहुत लोग लाइक घर पे भी हो, डेली लाइफ में भी हो, जनरली लोग ये बोलते हैं मैं ये चीज़ कर लूँगी उसके बाद मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊँगी, मैं ये चीज़ कर लूँगा। शूट का शेड्यूल कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट डे मैं गई हूँ पहाड़ों पे मैक्लोडगंज। इंस्टाग्राम में भी है, हर जगह है। तो मतलब कि इन शॉर्ट आप कर रहे हो, आप चीज़ें करो, उसके साथ साथ में अपना एन्जॉयमेंट, अपना सारी चीज़ें डाल के करो, ताकि वो जॉब हो कुछ भी हो ये मत बनाओ। बिकॉज ये आई थिंक बहुत से लोगों की मेंटालिटी है कि ये चीज़ खत्म हो जाएगी, इतने में पैसे सेव कर लूँगा उसके बाद में। नो, इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। यू एन्जॉय द जर्नी। बाय द एंड ऑफ द डे जब आप इतना सेव करके, सब बचा के, सब ये करके, तब तो आपका यार जाने का टाइम आ जाएगा, लाइक लिटरली जाने का। तो इट्स ऑन गोइंग। नो बट ऑल्सो अच्छी बात है कि चीज़ें हो रही है, हाँ। पर जब नहीं हो रही है, जब कॉल बैक नहीं आ रहा है, हाउ यू डीलिंग विद दैट? एंड डू यू फील इन अ सेंस यू बीन अराउंड इतने साल, को लगता है कि आप अराइव्ड कि अभी भी स्ट्रगल होता है, ऑडिशन होता है, चलता रहता है ये सिलसिला? हाँ वो तो जी मतलब फॉर श्योर ऑनगोइंग है। बट मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगलिंग राइटर, स्ट्रगलिंग एक्टर, स्ट्रगलिंग डायरेक्टर, है ना। सो एक तो स्ट्रगलिंग जैसे वर्ड थोड़ा सा वो, सो स्ट्रगलिंग आई फील कैन ओनली बी एसोसिएटेड व्हेन यू आर, आपको बड़ा मुश्किल हो रहा है टू मेकिंग एंड्स मीट, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, आपकी ईएमआई देनी है, घर चलाना है, उतना कर पा रहे हो, फिर तो मुझे लगता है स्ट्रगलिंग इज नॉट द राइट वर्ड। फिर क्या स्ट्रगल है ना, आप अगर लिख लिया तो बन गए ना राइटर, नाम बनाने का स्ट्रगल, अपने आप को एस्टैब्लिश करने का स्ट्रगल। इट्स नॉट स्ट्रगल, आई थिंक It's ट्राइंग वुड hustling, बी बेटर। जो वहाँ पर हम कर रहे हैं, इट्स नॉट स्ट्रगलिंग। आई थिंक हम हसल सब कर रहे हैं, ट्राई किसी कर भी रहे हैं, और वो तो वो अभी भी है ना, लाइक हमेशा ऐसा होता है, अब ये कर लिया, व्हाट नेक्स्ट क्या कर रहे हो, अच्छा आपकी वो फिल्म देखी, अब कौन सा कर रहे हो, अच्छा वो हो गया, हाँ वो तो बहुत सही था, अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। तो लोग हमेशा हम ये सवाल नहीं पूछेंगे अब एट द एंड ऑफ दिस कि आगे आप क्या करें, कौन सा प्रोजेक्ट, नहीं तो पूछेंगे। बस इट्स नेवर एंडिंग। ओके, ऑल्सो अगर कोई चाहता हो कि टीवीएफ में आए या इस इंडस्ट्री में डायरेक्टर, राइटर की तरह नाम बनाए अपना, तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? एक तो हैक है, कैसे ईमेल करना है, कुछ विटी आप भेज सकते हो, वो दूसरा एक हैक है, बट और कुछ? एक सेकंड, तीसरा हैक इंस्टा स्टोरीज अपडेट करनी है। हाँ, कोई भी देख के Now बुला more. सकता है। हाँ जी, आई थिंक मुझे लग रहा है जो चीज़ करनी है, एक तो वेट नहीं करना, एक तो कूदना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बड़ा साइड लाइन्स पे वेट करते रहते हैं, है ना, बिल्कुल बेस्ट प्रोजेक्ट ही उठाऊंगा या अरे पहले पूरा होमवर्क कर लेता हूँ फिर देन आई विल गो एंड डू इट। मुझे लग रहा है द ओनली वे टू फिगर आउट इज टू फर्स्ट जंप एंड देन फिगर आउट, है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट करना तो यू हैव टू स्टार्ट डायरेक्टिंग एंड देन फिगर आउट। अगर आपको राइट करना है तो आपको लिखना पड़ेगा, नरेशंस करने पड़ेंगे, देन फिगर आउट कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे करना है। सेम अप्लाइज टू एक्टिंग ऑल्सो। और एक्टिंग में तो चलो ऑडिशंस ही हैं, ऑडिशंस नहीं हो रहा तो मे बी इंस्टाग्राम है, आप अपना बना लो, यूट्यूब है, यूट्यूब पे अपना बना लीजिए। और अब तो रूट्स तो इतने हो गए यार, कोई एक रूट तो रानी है ना स्टार्ट करने। ये मैंने बॉम्बे में महसूस किया कि आप किसी से पूछेंगे या फिर आप जो लोग अपनी उस जर्नी पर हैं, कोई आपको ना कभी ये नहीं बताता कि क्या करना है, सब आपको ये ज़रूर बताते हैं कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं क्योंकि करना है? क्या करना है वो किसी को नहीं पता, हर कोई अपने आप फिगर आउट सब करता है अपने explore कर तरीके रहे से। क्या नहीं करना है, क्या एक्सपीरियंस सबके पास है। बताइए क्या चीजें, लाइक टॉप 3 अगर कुछ करना है, ये हाँ। नहीं करना है बिल्कुल। देखो मुझे तो लगता है कि मतलब इस तरीके से नहीं बताया जा सकता कि क्या नहीं करना। मैं उन लोगों में नहीं हूँ जो ये लोगों को बताता फिरते कि क्या नहीं करना है। एक हाँ, चीज मैं इतनी- बता सकता हूँ फॉर श्योर, जनरली जो मुझे लगता है जो होना चाहिए,
एक ना इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। इनसिक्योरिटी या एनवी जो है ना वो क्या करती है, वो कहीं पहुंचाती तो है नहीं, और जो आपका बेसिक अमाउंट ऑफ टैलेंट अपने पास है वो उसको भी आप मैक्सिमम पोटेंशियल पे यूज नहीं कर सकते। सो इनसिक्योरिटी तो बिल्कुल ही मतलब बहुत सारे इमोशन, सबका फायदा है, गुस्से का अपना फायदा है। अगर आप थोड़ा लाइफ में डिप्रेस्ड हो तो जबरदस्ती गुस्सा हो जाओ, डिप्रेशन अगेन मैं डिप्रेशन एज अ क्लिनिकल टर्म नहीं यूज कर रहा, बट अगर आप थोड़ा सैड हैं, गुस्सा बड़ा अच्छा एक वो आता है कि गुस्सा होते हैं तो थोड़ा अपलिफ्टेड फील करते हैं। एनवी ये वाली जो क्या टर्म यूज किया था ना, इनसिक्योरिटी, इसका तो मतलब कोई फायदा ही नहीं है लाइफ में। और मतलब वैसे मेरे भी फेजेस गए हैं, फिर वो रियलाइज किया कुछ हुआ ही नहीं यार इससे, तो ये सो वो फेज में नहीं रहना चाहिए। तो आप आओ अपना काम करो। बट देखा जाए वैसे ये भी इनसिक्योरिटी, एनवी, ईर्ष्या, ये है तो बहुत हमारे जड़ों से जुड़े हुए इमोशन है। हम अपनी बाहरी परत पर इनको छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, अंदर रह ही जाते हैं। एज एन एक्टर या किसी भी, आपको खुद को पता होता है कि कब आप जलन महसूस कर रहे हो, कब आप किसी इंसान से चिढ़ रहे हो। दिक्कत ये आती है ना कि आपका सेल्फ उसमें फ्लो ना कर जाए, कि वही होता है ना कि कहाँ अपने आप को आपको रोक लेना है, आपका पर्पस क्या है, उससे नहीं भटकना है। ऐसी चीज़ें बहुत भटका देती हैं। जैसे इसके अलावा सेंस ऑफ अचीवमेंट भी बहुत भटकाता है। किसी भी तरीका सेंस ऑफ अचीवमेंट आने के बाद सबसे पहले उसका एक महोत्सव होता है। वो महोत्सव खत्म होने के बाद सबसे पहले आदमी ये याद करता है कि उसके साथ बुरा किस किसने किया था। और फिर आपने ऐसे किया था? मैंने भी किया है, मेरे आसपास काफी लोग जो हम एक डिस्कशन का एक मैं आपको मूल बता रहा हूँ। हाँ, तुम्हारा भी टाइम आएगा ना। अच्छा, ओ वेट फॉर इट। मैं वही बता रहा हूँ, जैसे है मतलब आई एम आल्सो नार्सिसिस्ट, मैं इस चीज को उस तरीके से नहीं लेता, बट जिसने गलत किया उसके साथ आगे क्या? वही जब यह है कि वही महोत्सव खत्म होता है, आप ये सोचते हो खाली समय में कि याद करते हो कि किसने आपके साथ गलत किया था, फला जगह पे फला आदमी ने आपके साथ क्या किया था। फिर एक गुस्सा पैदा होता है, वो गुस्सा आपका टाइम वेस्ट करता है, वो गुस्सा आपका समय ले जाता है। फिर आपको रियलाइज होता है कि ये गुस्सा हमेशा से था, बस पहले आप डरे हुए थे, अब आप कम डरे हुए हो, तो अब ये गुस्सा आपको ओवर पार कर रहा है। आप चाहो तो उसको एक एनर्जी की तरह यूज कर सकते हो अपने काम में आगे, ऐसा मुझे लगता है। मतलब if I make use everything to propel you forward, बस use everything as fuel। और एक और चीज भी, जैसे मतलब आपने 3 चीज, मुझे एक और चीज आ रही थी, मैंने भूल दी, है ना। तो जैसे मुझे एक ये चीज लगता है कि यार आप कुछ भी करो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, है ना, और मैं प्रोजेक्ट पे टीम को ही बोलता था सर बोर हो गए शायद तो मतलब बट ये मुझे लगता है फॉर आप किसी भी प्रोजेक्ट के एंड में ना, यू शुड एंड अप बीइंग अ बेटर ह्यूमन देन व्हेन यू स्टार्टेड द प्रोजेक्ट। अगर आपको लग रहा है ड्यूरिंग द जर्नी आप थोड़ा सा और छोटे इंसान बन गए, आपको गुस्सा जल्दी आने लग गया है, आप जबरदस्ती की आपने एक वो एयर उठा लिया है कि यार किसी ने आपको बोला यार जब तक आप थोड़ा डांटोगे नहीं कोई आपकी सुनेगा नहीं। बट अगर आप उस जर्नी में अब डोंट फील अ बेटर ह्यूमन, तो फिर वो छोड़ दो यार, फिर वो काम। सो वट एवर यू डू एट द एंड ऑफ इट यू शुड फील, अगेन ऐसा कुछ मैं बहुत हाई क्लास बात नहीं करना चाह रहा, मेरी लर्निंग है और मैं हर प्रोजेक्ट में ये चीज अगर इंटैक्ट रखता हूँ ना, तो प्रोजेक्ट चाहे जैसा भी जाए, अच्छा जाए बुरा जाए अलग बात है, बट एंड ऑफ द डे यू टेकन समथिंग अवे जो आप फिर आगे लाइफ में लेके जाएंगे। क्योंकि यार प्रोजेक्ट तो चलो होगा नहीं होगा, सेम लोग होंगे नहीं होंगे, पैसा होगा नहीं होगा, बट यू स्टे विद योरसेल्फ फॉर श्योर, है ना। और इन द जर्नी आपने अपनी बैंड बजा ली, तो फिर वो देन इट्स नॉट अ ग्रेट स्टेट टू विन। तो आप स्ट्रगल कर रहे हो मुंबई में, आप राइटिंग जॉब ढूंढ रहे हो, आप वट एवर यू आर डूइंग, मेक श्योर कि एज अ ह्यूमन यू फील कंफर्टेबल विद योरसेल्फ, है ना, वरना वो बड़ा इजी हो जाता है यार छोड़ना ड्यूरिंग द प्रोसेस। बट कई बार आता है थोड़ा सा तो डांटना चाहिए। मतलब Amrish sir, I would say, by far is the sweetest director I've ever come across. I'll agree. कुछ भी हो जाए, वरना डायरेक्टर्स आपको डांट देते हैं सेट पे। मतलब डांट नहीं देते, वो ऊंची आवाज करके एटलीस्ट कमांडिंग में बोलें, जैसे मम्मियां भी करती हैं घर पे। हाँ। Did we just equate directors to mummies? Okay. sweetest, I think more than anything, he's so passionate. मतलब एक बात बोलूँ, जब आप सेट पे है, आपके को एक्टर्स इतने पैशनेट है, आपके डायरेक्टर इतने पैशनेट है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा क्या होता है, बहुत बारी बाहर से लगता है कि डायरेक्टर का जॉब है बस कॉफी पीना या सैंडविच खाना। अमरीश सर चाहे जितनी गर्मी हो, जितनी अगर हम ऑन सेट इतने से रूम में जोधपुर में शूट कर रहे हैं बिल्कुल भरी गर्मी में, वो साथ में बैठे हुए टू गिव मी क्यूज, व्हिच शोज हाउ कमिटेड। पर वो सबने किया यार, मतलब और क्योंकि आई हैव बीन एन एक्टर, तो मुझे पता है वो जरूरी है मेरे पार्ट पे करना, इसलिए आई डू इट। नहीं वो जनरली ये चिल्लाने वाली चीज भी की है, मतलब थोड़ा वर्स्ट से वर्स्ट हो जाए सिचुएशन, सब वुड बी लाइक ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है करते करते बाद में, अच्छा नहीं हो पाएगा छोड़ दो, अरे फट गया ये कोई बात नहीं सर, दूसरा टाइम आधा छोड़ दो कोई बात नहीं, इट्स ओके।
मतलब the sweetest I would say. I think the entire थोड़ा सेल्फिश मोटिव है यार, बट ठीक है, मतलब सेल्फिश मोटिव यार, जब कुछ लोग ना गुस्से होने के बाद, और विराट कोहली गुस्से होने के बाद और सही हो जाता है, मैं जब गुस्सा होता हूँ तो उसके बाद मेरा मूड बड़ा डाउन रहता है और वो इम्पैक्ट करता है काम पे, सो आई रियलाइज इट डज नॉट मेक मी बेटर, सो लेट्स ड्रॉप इट। कोहली भी अगर सेम चीज करने लग जाएगा, मे बी ही विल बिकम अ लेस बेटर, मतलब कम अच्छा खेलने लग जाएगा, तो वो अपनी वो दिस इज अ वेरी सेल्फिश थिंग, मेरे को थोड़ा डाउन कर देता है, तो इसलिए फिर मैं गुस्सा नहीं करता। मैंने सर को कभी चिल्लाते हुए भी नहीं देखा सेट पे। The only director I've never seen him yell, वरना तो मतलब नहीं, मतलब जिनके साथ मैंने काम किया है वो, नहीं, मतलब ये चीज तो मैं लेनी पड़ेगी यार। हाँ, मतलब मैंने भी ये देखा कि मैंने भी अपने पुराने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तुम्हारे साथ पहली बार इस तरीके एज अ डायरेक्टर काम किया, मतलब तुम एज एन एक्टर काम किया, तो तुम्हारी डायरेक्शंस ली मैंने, बहुत फर्क है। एक है मतलब नीचे तुम्हारा पेशेंस बहुत वर्क करता है तुम्हारी टीम कुछ कहने का नहीं है ये वो। एक सेकंड, तुम लोगों ने आपस में बैठ के बात भी किया है क्या पहले शो, लाइक प्रोजेक्ट? अरे नहीं, बिल्कुल। शो खत्म हुआ है 23rd को और शाम से एडिट स्टार्ट हो गया, मैं मुंबई चला गया। हाँ, मैं अपने घर पर था यार दिल्ली। तो जब तुम लोग शूट रैप करते थे उस दिन के लिए, तब बैठ के आपस में नहीं बात करते थे? अरे उस रात 4 बजे हमारा 4 बजे 3:30 बजे हमारा शूट खत्म हुआ था, तब से लेकर मैंने तो अगले दिन रात तक वहां पर पार्टी करी थी, बाकी लोग 11 साढ़े 11 तक चले गए थे। तो इतना ही टाइम था कि बैठ के थोड़े गाने सुन लिया, डांस कर लिया, बस इतना ही था, बात नहीं हो पाई है। बात तो ऐसे प्रोजेक्ट करने के बाद सेलिब्रेट नहीं होता कि ओह डन फाइनली? टाइम ही नहीं मिला, बहुत टाइमलाइंस ऐसे थे कि मतलब हाँ टाइम नहीं मिला। टाइमलाइन बस की शो है और टाइमलाइन नहीं, वो तो खैर आई थिंक मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स का तो ही होता है, टाइमलाइंस टाइट ही होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही, आपने कन्नड़ा फिल्म की राउडी बेबी जी, कैसे? कंप्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री एंड लैंग्वेज। हाँ, मतलब लैंग्वेज का एज सच प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज इट्स प्रॉम्प्टिंग। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर फेमिलियर विद प्रॉम्प्टिंग, कैसे देते हैं। तो वो जनरली मुझे तो ऐसा होता था कि वो एक स्क्रिप्ट देते थे जो जिसका मतलब मैं पूछ लेती थी उनसे कि कैसे है, क्या है। उसके बाद जैसे अगर मैं पंजाबी में भी बोलूँ कुछ एक स्टेटमेंट बोलो कि वाह तुसी बहुत सोने लग रहे हो, तो मैंने मतलब भी बता दिया कि इसका मतलब ये है। हाँ तो इमीडिएटली इफ यू रिपीट आफ्टर मी तुसी बहुत सोने लग रहे हो, तो वो लिप्स मैच हो जाती है ना तब तक के लिए। तो दैट इज हाउ दे यूज्ड टू डू। वो साइड में वो बंदा रहता था, इमोशंस पूरे लिया और बस लिपसिंग थोड़ा मैं आपने कुछ सीखा लाइक कन्नड़ा में कोई शब्द या कुछ नहीं? लेदू इज तेलुगु, ये इज नॉट कन्नड़ा। नीनू, यारू, छोटा वो जनरली होता था कि बुलाने के लिए, ऑफ कोर्स ऑफ कैमरा इतने सारे, तो दे यूज्ड टू से बनी इज काम। सो या बनी या सो Yeah, good job. By the way, how do you know Kannada? मैं बैंगलोर से। I don't know Kannada, मतलब मुझे तो बिल्कुल आता भी नहीं। No messing with you. Not bad. कुछ भी बोल सकती। 3 शब्द सीख कर आए एक फिल्म से, not bad. Okay. नीनू, यारू, बनी। नीनू is तुम, यारू is कौन, ठीक है। और आपने गुल्लक पर काम किया रिसेंटली। गुल्लक का जो लेटेस्ट सीजन आया था, इतना क्रेज हो गया था फिर से, बट सीजन 1 की आप हमसे बात कर रहे थे, बताइए क्या कैसे हुआ? आपने कहा कि मैंने शुरू किया, मेरे घर की कहानी थी जो मैं लिख रहा था, फिर पता चला हर घर की कहानी है, तो वो प्रोसेस आपके लिए क्या था? मैं नया बॉम्बे गया ही था। मैं एक्टिंग के 3 प्रोजेक्ट्स लेकर दिल्ली से बॉम्बे गया था, बट वो धीरे धीरे उनमें से एक कंप्लीट हो गया, बाकी 2 बंद हो गए। हाँ, मतलब मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं बिना काम के यहाँ से बॉम्बे जाने की क्षमता ही नहीं थी मेरी, तो मुझे मेक श्योर करना था कि मैं दिल्ली में रहते रहते अपने आप को इतना मजबूत करूँ कि मैं बॉम्बे जा सकूँ। तो उस प्रोसेस में मैंने 3 शो क्रैक किए थे TVF की, और उनके साथ में गया था। उनमें से 2 पुश हो गए थे और एक का शूट अभी चलना का टाइम था, तो वहाँ पर मैंने TSP जो चैनल है उसकी टीम को एज राइटर ज्वाइन कर लिया था। उस टाइम पे हमारे चैनल हेड होते थे अमृत राज गुप्ता, जिन्होंने डायरेक्ट किया गुल्लक। तो वो मेरे पास आए थे एक ब्रीफ लेकर, एक क्लाइंट, एक ब्रांड था उसका ब्रीफ था, उन्हें फैमिली शो रिलेटेड, वो मतलब फाइनेंशियल सेक्टर का ब्रांड था जो लोन्स वगैरह बेचता था इस तरीके के। तो इससे पहले फिर उस टाइम पे मेरे को क्लिक किया कि ऐसा मतलब इससे पहले मैं कुछ एक फैमिली शोज़ का पार्ट हो रखा था, उनके प्रोसेस का पार्ट था। तो मुझे एक उस तब से एक मेरे दिमाग में नरेटिव चल रहा था कि ये जो हो रहा है ये एग्जैक्टली वैसा नहीं है जो शायद मेरे घर में या मेरे मोहल्ले के घरों में होता है। तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें बुनती हुई आ रही थी। फिर वो इस ब्रीफ के साथ मैंने थोड़ी जमा करी। छोटे मियाँ थे उस दिन मेरे साथ जैमिंग में, गुल्लक नाम उन्होंने दिया कि शो का नाम गुल्लक रखते हैं। कैरेक्टर्स मैंने क्रैक किए मेरे घर वालों की उससे।
फिर हाँ मतलब मेरा एक 1 RK था वहाँ बॉम्बे में उस टाइम पे, तो उसी में मैं 50 दिन तक रहा। 10-10 दिन में मैंने एक एपिसोड लिखे। और हाँ मतलब क्योंकि अधिकतर जो भी था वो जिया हुआ ही था, तो इसलिए आसान था। हाँ एक फ्लो था, क्योंकि वही 23-24 साल जब मैं घर में जीकर आया था वही मैंने वहाँ पर उतार दिया। फिर हाँ एक्चुअली मेरे को ये भी लगता है कि मैं जब बॉम्बे आया था तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डरा हुआ था, इसलिए मैंने बहुत मीठी कहानी वो लिख दी। इन हाइंडसाइट आज अगर आप वो देखते और सोचते कि आज अगर मैं ये लिखता तो थोड़ा और इसमें डार्कर साइड होता या थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सोबर होता, इतना मीठा नहीं होता, थोड़ा और पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश करता। जैसे हर ऑलमोस्ट अल्कोहलिज्म एक प्रॉब्लम है हर मोहल्ले की, जो हर घर में ऑलमोस्ट हर दूसरी जगह दिखाई जाती है। मैंने कहीं ना कहीं गुल्लक को उसको भी थोड़ा सा पॉलिश करने की कोशिश करी है और पॉजिटिव स्पिन जैसे। हाँ तो मुझे अब वो चीज़ें मुझे थोड़ी खटकती हैं, तो अब मैं आगे अगर कुछ लिखूंगा तो मैं शायद थोड़ा और सोबर, थोड़ा कम मीठा इस तरीके का करने की कोशिश करूँ। बट हाँ मुझे ये चीज़ ये था कि मैंने वो 50-60 दिन मेहनत करी उस पर, फिर पूरा मतलब 3-4 महीने और वो एग्जीक्यूट होते तक। बट अब 4 साल हो गए इस चीज़ को, और हर दूसरे दिन मेरे को मतलब महीने में 2-3 बार मुझे कुछ ना कुछ गुल्लक की तरफ से गिफ्ट मिल जाता है। जैसे जैसे लॉकडाउन में था, बहुत बहुत ख़राब टाइम चल रहा था उस टाइम पे मेरा इंटरनली, और रात के 11:30 बज रहे थे, मेरा फ़ोन बजा, मैंने ट्रू कॉलर पर दिखा तो लिखा था राजकुमार राव। मेरा हाथ ऐसे कांपने लग गया। फिर मैंने उठाया तो उन्होंने तकरीबन 40 मिनट मुझसे बात करी और गुल्लक की तारीफ करी। हाँ वाओ, ऐसे एक हाँ मतलब इस पंकज त्रिपाठी जी, अच्छा हाँ, उन्होंने उन्होंने तो एक्टिंग के लिए की थी। हाँ मतलब ये कि अलग अलग लोगों ने ये आपने जो हंसा वो आपकी हंसी थी? हाँ ये मेरी हंसी है। अच्छा, कैरेक्टर की हंसी कैसे? वो तो काफी अलग है। हाँ बताइए। अब पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। मतलब ये है इसी तरीके का कुछ। तभी ऐसे ही हंसता था। हाँ। फिर मुझे लगा कि अभी ऐसे ही हंसेगा। कैसे आपने प्रैक्टिस कैसे किया कि ये अलग किस्म की लाइक? हाँ मतलब जो मोनू का कैरेक्टर है वो काफी वही क्या कहते हैं डर से डिसिप्लिन हुआ इंसान है, और एक एपिसोड है उसमें हमने इसकी हंसी को मतलब अमरीश ने बहुत प्रोमिनेंट रखा है। तो मुझे था कि इसको इस कैरेक्टर की हंसी में एक अगलीनेस लाने की कोशिश कर रहा था मैं, जो लैंड भी कर जाए। तो उसके लिए फिर मैंने थोड़ा सोचा, ट्राई किया, तो फिर ये क्रैक हुआ। अलग अलग हंसी आपने ट्राई की, लोगों को सुनाया? हाँ, जैसे मेरे को इतना तो मैं इस हंसी के आसपास ही था पहले कि मुझे पता था कि मैं ऐसे नहीं हंस पाऊंगा इस कैरेक्टर के लिए। तो मुझे लगा कि मैं एक कई लोगों को देखा भी है कि वो सांस लेते लेते हंसते हैं, तो वहाँ से ये एक थॉट था। फिर उसमें मुझे लगा कि ये शायद वर्क कर जाएगा। यार कितनी मुश्किल होती है एक्टिंग, आप समझ पा रहे हो ये सब सुनकर? बट मुश्किल होती है, बट इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स डूएबल। ओके, आपने इतना सारा डायरेक्ट किया है, लिखा है काम, एक्टिंग, तो इन्होंने जैसे कहा कि अब हाइंडसाइट में मैं चीज़ें थोड़ा सा अलग करता है, ये मुझे खटकती है। आपके साथ ऐसा होता है कोई काम को लेकर? ये तो आई थिंक हर प्रोजेक्ट के साथ ही होता है, बट आपको एक हाँ ऑब्वियसली पहला प्रोजेक्ट होता तो लगता रहा तब कितने मैच्योर राइटिंग करते थे, दूसरे प्रोजेक्ट में लगता रहा टाइम और मिल जाता तो और अच्छा कर लेते, जैसे एनसीआर के लिए लगता है अभी कि और टाइम होता तो और अच्छा करते हैं, बस सेटिस्फैक्टरी है। बट ऑफ कोर्स टाइम तो हमेशा इंप्रूव करता है सारी चीज़ें। हाँ तो वो तो है ही यार, फॉर श्योर। और एनसीआर डेज बनाते बनाते आप एनसीआर पहुंच चुके हो इसके बारे में बात करने के लिए, तो शो के बारे में बताएं। कॉन्सेप्ट आपको, बहुत लोगों की कहानी है, छोटे शहर से उनको लगता है कि पढ़ लिख लेंगे तो बड़ा नाम कमा पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, बड़े शहर में आ जाते हैं। तो बट कैसे सोचा कि ये शो बनाते हैं? अच्छा, तो शो यार बेसिकली एक ब्रीफ आया था एक क्लाइंट से, है ना, तो कुछ ब्रीफ एमबीए के अराउंड था। और कैरेक्टर बड़ा ना, मतलब एक तो जस्ट अनदर कॉलेज शो नहीं बनाना था, क्योंकि कॉलेज शो इतने बन गए हैं, तो लगा एक और कॉलेज शो बनाएंगे तो यार कोई देखने ही नहीं आएगा। हर तरह का कॉलेज शो बन गया है, एक्सट्रीम बकचोदी वाला भी। आप लोगों ने ही बनाया इतने। हाँ एग्जैक्टली, दे आर वो सब एकदम एक्सट्रीम हिट्स हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कुछ कि यार अभी तक कोई वर्क नहीं करा तो चलो एक अच्छा कॉलेज शो बनाते हैं, सभी लिटरली फिनोमिनल व्यूअरशिप है। तो वो था कि कोई देखने ही नहीं आएगा, तो इट हैज टू हैव समथिंग मोर। तो
फिर ये छोटे शहर का जो कैरेक्टर था, है ना, जो लिखने का प्लान था, जो मोनू वाला कैरेक्टर है मुनीश व्यास का, तो बड़ा ही इम्परफेक्ट कैरेक्टर है, जो नॉर्मली शोज में ना इम्परफेक्ट कैरेक्टर्स नहीं होते। और अगेन इंटेंशन नहीं था कि इम्परफेक्ट कैरेक्टर लिखते हैं, बट वो लिखते लिखते आया कि हाँ यार ये बन सकता है। इनफैक्ट पहले नरेशंस पे आता भी बहुत था यार, ये कैरेक्टर को देखना भी चाहेगा, मतलब ये तो हीरो लग ही नहीं रहा, लिटरली इट्स एन एंटी हीरो, है ना, जो कैरेक्टर है। और स्क्रीनिंग्स पे भी आता था कि यार हु वुड वांट टू वॉच इट, बहुत इम्परफेक्ट है फॉर अ प्रोटैगनिस्ट, है ना, बट बड़ा ह्यूमन था और इमेजिन्ड कैरेक्टर नहीं था। ऐसा नहीं था कि चलो लिख रहे हैं अब इसको बनाते हैं कुछ, लिटरली आसपास मैं देखता हूँ, मेरे दोस्त हैं, कुछ कजन्स में ऐसे ग्लिम्पसेस दिखते हैं जो कैरेक्टर को दिखाया है, जो उसका बिहेवियर अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, बहन को लेके, कलीग्स को लेके, पैसे को लेके जो उसका एटीट्यूड है, बड़ा बहुत पेटी है लड़का, बहुत इनसिक्योरिटी जो वर्ड है ना, वो लिटरली मोनू के साथ बड़ा अच्छी तरह जाता है ना। तो फिर वो कैरेक्टर बना इंटरेस्टिंग, और एनसीआर तो लाना ही था। एंड वाई एनसीआर, बिकॉज वहीं पले बड़े हैं, एनसीआर का थोड़ा पता है, थोड़ा चीज़ें अच्छे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा से आपको पता है आएंगे तो कुछ आप यूज़ कर पाओगे। और एनसीआर जगह भी ऐसी है जो मुझे लगता है अगर कोई कैरेक्टर जो फ्लॉड है या जैसा भी है, मुंबई शायद जाएगा तो फिर भी इतना चेंज नहीं होगा। मुंबई लेट्स यू बी, क्योंकि मैं मुंबई भी रहा हूँ तो मुझे पता है इतना आपको ना पोक नहीं करता, आप जैसे इट्स कंफर्टेबल, इट विल लेट यू बी। और फिर मैं मुंबई रह के जो वापस आया एनसीआर, और तब मैंने रियलाइज किया क्या डिफरेंस है, एनसीआर डज नॉट लेट यू बी। आप जैसे हैं ना वो आपको, और अगर इफ यू आर नॉट फिटिंग इन तो आप आइदर यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, बड़ा अच्छा टर्म था शो में, कहीं यूज नहीं कर पाया कि पहले सोच रहा था उससे शो ओपन करेंगे बट फिर किया नहीं, कि आइदर इट चेंजेस यू और यू कॉन्स्टेंटली फाइट टू स्टे हु यू आर, सच इज द प्लेस कॉल्ड एनसीआर, है ना। तो आपको एक कांस्टेंट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर आप कंफर्टेबल है यार मैं तो ऐसा ही हूँ ऐसी हूँ, फिर या तो लड़ो उसके लिए लड़ना पड़ेगा, या फिर यू विल चेंज टू सॉर्ट ऑफ फिट इन। मतलब ये मेरा रियलाइजेशन है बड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मेरे ऑफिसेज में। मैं जैसे मुंबई गया था, बड़ा मेलो हो गया था, चुप रहता था, और वो कंफर्टेबल चुप, ऐसा नहीं कि मैं परेशान था। बट जब मैं वापस आया, लोगों ने 3 महीने में वापस वो HR 26 जगा दिया। गुड़गांव में पले बड़े थे, बदतमीजी करना, उल्टे जवाब देना हर बात पे, कोई शांत बैठा तो उंगली करना कि शांत ना बैठे। वो 3 महीने में पूरा मुंबई निकाल दिया उन्होंने। मैं टाइमलाइन इसके जब ऑफिस में आया, सो वो NCR जगह भी ऐसी, अगर आप आओगे और आप नहीं फिट इन कर रहे तो इट विल कॉन्स्टेंटली शेक यू। तो बड़ा अच्छा फिट बैठ गया फॉर दैट कैरेक्टर हु इज सो इम्परफेक्ट टू बी एट सच अ प्लेस विच विल फॉर श्योर मेक यू फील दैट यू आर अ लिटिल, you don't fit into the mold. हाँ, मतलब मैंने भी सीखे थे कि हर सेंटेंस के बाद एक वर्ड तो लगाना पड़ता है यहाँ पे। कौन सा शब्द? गाली बोलना चाह रहे हो आप? अच्छा वो वाला, वही वाला। अच्छा हाँ, वो अगेन नॉट नेसेसरीली, ऐसा नहीं है, मैं उस सेंस में नहीं बोल रहा था, बट जनरली नेचर वाइज में बोल रहा हूँ। अच्छा, कि आप यूज करने लगे कि मतलब मुझे भी चेंज किया कि ऐसे कैसे, अरे वो कैसे, बाकी आप जो क्या बात। बट यार मैंने तो उल्टा यहाँ रह के मैंने कभी लाइफ में गाली नहीं दी, उल्टा मैंने कॉलेज में जाके जब बाहर निकला गुड़गांव से तब थोड़ी गाली देनी शुरू करी। पहले तो उल्टा, मतलब अगेन वो डिपेंड करता है यार आप कैसा, हाँ, नॉट नेसेसरी। बट जैसे आपका एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, जब वो मोनू का कैरेक्टर जो बात करता है और आप कहते कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, तो वो तुम्हें, जैसे इन्होंने कहा कि बहुत पेटी कैरेक्टर है अपने में वो, तो दैट वाज रियली नाइस, वेरी नाइस। तो ये जब कॉलेज जाते हैं फिर क्या होता है, वो कहानी है। हाँ, सो वी स्टार्ट इन जोधपुर, है ना, बिकॉज थोड़ा कैरेक्टर के साथ रहना जरूरी है। सीधा जो कॉलेज भेज देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कैरेक्टर है यहाँ पे अब क्या होने वाला है। तो पहले एपिसोड में हम काफ़ी रहते हैं, जोधपुर में ही रहते हैं, NCR भी आ जाते हैं सर्टेन पॉइंट इन टाइम, एंड देन द एंटायर जर्नी एंड द जोधपुर वाला बिट ऑल्सो कॉन्टिन्यूज। एंड यहाँ पे NCR में फिर और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। शहर जो कैरेक्टर हील कर रही है वो इंट्रोड्यूस होता है। एक कैरेक्टर छोटे मियाँ कर रहे हैं, अरुण सर बोलता हूँ मैं, छोटे मियाँ इसलिए बोल देता हूँ सो दैट ऑडियंस रिकग्नाइज। अरुण सर एक कैरेक्टर कर रहे हैं चंदन का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक कैरेक्टर है निहारे का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, उसका बहुत छोटा पार्ट है, उसने बहुत फिनोमिनल किया यार अनुषा ने। और एक मेरा कैरेक्टर है नवीन जो यहीं का लोकल है। तो ये फिर नए कैरेक्टर्स आते हैं। और फिर रजत ने एक बहुत अच्छा एक जाट कैरेक्टर प्ले किया है, कपिल का, उसने भी फिनोमिनल किया है। और उन्होंने मेरी भी काफ़ी हेल्प करी है मेरा कैरेक्टर डेवलप करने में। मेरे आंगिक कैरेक्टर, मतलब बॉडी सेंटर, यूजुअली मेरा बॉडी सेंटर मेरी बैक पर रहता है और जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ तो उन्होंने वेरी डीप, समझ नहीं आएगा उसको पूरा समझाना पड़ेगा। हाँ, मतलब मुझे भी समझाया था, तो टॉप से समझाओ। तो देखो, नहीं फिर तो लंबा ये तो लेक्चर हो जाएगा, मास्टर क्लास हो जाएगी, उसकी जरूरत नहीं है। बट ये कि हाँ, उन्होंने मेरा फिजिकल, मेरा क्या कहते हैं, जेस्चर पोस्चर इस कैरेक्टर के लिए चेंज करने में काफ़ी हेल्प करा। और वो काफ़ी मंजे हुए एक्टर हैं, उनके साथ काम करके बड़ा मजा आया। आपको लगा आप बदल गए? मोनू तो बदल ही जाता है, बट आप भी इंसान जो जैसे आप निखिल है, और पहले और अब फर्क है? हाँ, काफी फर्क। आप निखिल से निखिल में बदलाव की पूछ रहे हैं या फिर मोनू से निखिल में? मोनू तो बदल ही जाता है, हमें पता है,
NCR डेज जब शुरू होता है और खत्म होने तक। ये तो सबमिशन है आपका। निखिल, I'm hoping, I mean, आपने डर कहीं से से निकले हो शाहरुख कहीं खान और पहुंचने के लिए। वाओ, कहानी में ट्विस्ट। ओके, बट निखिल एज अ पर्सन जब NCR डे शुरू हुआ था और अब आप। हाँ, मतलब ये है कि 10 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए इस साल, और ये पहली बार है कि नाउ आई कैन अफोर्ड टू बी एन एक्टर, और ये मुझे इस पूरे प्रोसेस में ही क्लियर हुआ। इससे पहले मैं राइटर भी था, एक्टर भी था। जब मैं एक्टिंग में फंस जाता था तो मैं अपने आप को राइटर बताता था, और यूजुअली राइटर होने की एक्टिंग कर रहा होता था। तो मैंने सारी चीज़ें साइड कर अपने आप को इस प्रोसेस के दौरान अपने आप को ऐसे ढूंढा कि नहीं, अब सब चीज़ें, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ वो सब एक्टिंग का पार्ट हुई। अगर मैं रैप कर रहा हूँ तो दैट डजंट मेक्स मी अ रैपर, इट मेक्स मी अ बेटर एक्टर। तो ये एक प्रोसेस है जो मुझे मतलब बचाता भी किया था, जो मुझे डांसर, लिया। मतलब आई एम गुड डांसर, परफॉर्म्ड, तो और क्या। मैंने ही सिखाया। ओके, तो ऑन दैट नोट वी विल रैप अप। 19 जुलाई जैसे मैंने आपको बताया, आपको पहला एपिसोड देखने मिलेगा। ये तो तुम लोग बहुत गलत करते हो, एक एपिसोड हमें बिंज करना होता है एक रात में। हाँ जी, बट भैया अगेन ये भी थोड़ा टाइम वाले कंस्ट्रेंट है, और कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्योंकि इतना ही टाइम मिलता है कि निकालो फिर अगला एपिसोड एडिट करो। इट एक्चुअली गो सीक्वेंशियली, ऐसा तो है नहीं कि टाइम में सब एडिट होके रखा हुआ है। अच्छा, होता तो फिर वी वुड हैव रिलीज्ड मच अर्लियर, 3 दिन में शायद निकाल देते हैं। अभी चल रही है एडिटिंग। ओके, तो वर्क इन प्रोग्रेस है, सब वर्क इन प्रोग्रेस है, बट पहला वाला एपिसोड 19 जुलाई कहाँ देख सकते हैं? YouTube पे आएगा यार, टाइमलाइनर्स हाँ, जो अपना चैनल है अपना। हाँ, अपना, हाँ, घर का ही है अब। टाइमलाइनर्स TVF का पार्ट है, मतलब आई थिंक मेजॉरिटी जनता को पता ही है। हाँ, तो कीप अ लुकआउट, और प्लीज कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा, और हमें किसको नेक्स्ट इंटरव्यू करना चाहिए। और जब आप शो देखेंगे तो प्लीज वो तो हम फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आप देख रहे हो ललन टॉक सिनेमा।